नमस्कार साथियों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए पूर्वकालीन ऐसे प्रश्न जिनकी पुनः बार बार आवृत्ति की अनेक संभावनाएं रहती हैं। प्रश्न छोटे दिखते हैं लेकिन बार बार आते रहते हैं, जो कई परीक्षाओं में देखे गए हैं। ऐसी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, तो हमारे साथ में लगाते रहिए। आपका बिना समय गवाए हुए हम ऐसे प्रश्नों को आपके लिए उपस्थित करेंगे जिनसे आपका प्रत्येक परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत में तटीय राज्यों की संख्या पूछी है इसने। तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं। यह हमारा भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे में देखते हैं कौन कौन सी 9 हमारी तटीय सीमाएं हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम गुजरात से। तो गुजरात, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये महाराष्ट्र, फिर उसके बाद में ये छोटा सा गोवा। ठीक है। फिर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, और इधर ये तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के बाद में यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर इधर ये उड़ीसा, और यहाँ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो गिन के देखते हैं इनको कितने हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे ये कितने हुए, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अच्छा, अब हमारे इनमें कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट से लगे हुए हैं? तो वो कितने हैं? वो हैं 4। कौन कौन से हैं? पांडिचेरी, दमनदीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। इसमें पूछा है कि जैविक संसाधन कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखिए, जैविक संसाधन क्या होते हैं, यानी जो हमें किसी भी प्रकार के जीवन से संबंधित होते हैं, किसी भी जीव से संबंधित होते हैं, वे जैविक संसाधन होते हैं। ठीक है ना। तो कोयला क्या है? कोयला एक जैविक संसाधन है, क्योंकि अनेक पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के हजारों सैकड़ों साल पहले जो दबे रह गए, और वे दबे रहने के बाद में वहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम का रूप जब ले लेते हैं, जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेते हैं, तो वे जैविक संसाधन होते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? जैविक संसाधन है। मछली भी एक जैविक संसाधन है। ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और मछली, ये आपके जैविक संसाधन है। जबकि आपका ये जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल में कोई भी जीवाणु, कीटाणु आदि का संबंध नहीं होता है। जो प्योर होता है, शुद्ध जल होता है। ठीक है। इसका जीव से कोई संबंध नहीं होता है। इस प्रकार ये जैविक संसाधन नहीं है। आइए आगे चलते हैं, अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, ये पूछा गया है इसमें। तो जो भूस्थिर उपग्रह का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा यहाँ पर पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह होते हैं, बाहरी कक्षाओं में जो दीर्घकालीन समय तक चक्कर लगाते रहते हैं, और दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? भूस्थिर उपग्रह कहलाते हैं, जो पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते रहते हैं। ठीक है ना। जैसे पृथ्वी घूम रही है ऐसे ही ये घूमते रहते हैं। तो लगभग पृथ्वी के बराबर ही इनका आवर्तकाल होता है, यानी 24 घंटे के करीब ही होता है। 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड। ठीक है। तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड ही पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है, अपनी धुरी पर घूमने का जो समय होता है, वो कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड।
ठीक है ना, जो धीरे धीरे करके समय बचता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, वही आगे चल के क्या कहलाता है, लीव वर्ड्स के रूप में, स्पेशल वर्ड्स के रूप में आ जाता है। ठीक है ना, तो वो समय लीव वर्ड्स में चला जाता है, जो यहाँ से बचा हुआ समय होता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है, 24 घंटे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहनी है? ठीक है ना, तो लोबिया है, मसूर है, सूर्यमुखी है या बरसी में है, इनमें से कौन सी है? तो देखिए, इन्हें हम देखें तो जो मसूर होती है, मसूर एक दलहनी फसल होती है, दलहनी, दलहनी। ठीक है, और सूर्यमुखी क्या होती है, तिलहनी, तिलहनी। ठीक है, और ये चारा से संबंधित होती है, चारा। ठीक है ना, चारा से संबंधित होती है, जो पशुओं के लिए चारा होता है ना खाने के लिए, उससे संबंधित होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या है, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का जो फूल होता है ना, उसके बाद में बीज आता है और उस बीज से तेल निकलता है, तो उसे तेल को खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे तिलहनी फसल कहा जाता है। आगे देखते हैं। भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो देखिए, हालांकि ये सभी हमारे भोजन के रूप में जो हम चीज़ ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, उनमें ये कुछ कुछ मात्रा में उपस्थित रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं। लेकिन जो मुख्य अवयव होता है, मुख्य अंग होता है भोजन का, मुख्य चीज़ जो उपस्थित होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। आगे चलते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, बतानी है कि किस मंडल में ओजोन परत अवस्थित होती है। तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और अयन मंडल है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके वातावरण में 5 लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से 5 लेयर्स होती हैं अलग अलग। अब इन 5 लेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे जो पहली वाली होती है तो क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद में बहिर्मंडल। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली वाली होती है, इसमें मौसमी घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है ना, वर्षा, ओला आदि, ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरी होती है समताप मंडल, और समताप मंडल जो होता है, इसी में ओजोन परत उपस्थित होती है। अच्छा, इन दोनों में ही हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, ये जो पहली और दूसरी वाली जो होती है, यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों में ही जो वायुयान होते हैं वे उड़ान भरते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखिए, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज लागू किया गया? ऑप्शन ए जीवराज मेहता, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी श्रीमन नारायण और ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो देखिए, हमारी जो पंचायत राज से संबंधित जो कमेटी बनी थी, वो एक नहीं बनी, कई कमेटियां बनी, लेकिन जो लागू हुई, जो सर्वमान्य हुई, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली मानी गई, वो कौन सी थी, वो थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। इसमें क्या हुआ था कि पंचायती राज के अंतर्गत 3 स्तरों पर पंचायत को लागू किया गया था। पहला स्तर था ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण यानी पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, यहाँ ग्रामीण स्तर पर क्या था, ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर था आपका ब्लॉक स्तर पर, जिसे क्षेत्र पंचायत इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है ना, और तीसरा होता है जिला स्तर पर, जिला। ठीक है ना,
तो इनके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? जैसे ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत समिति होती है, तो इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान या सरपंच होता है। और जो ब्लॉक स्तर पर होती है, इसका ब्लॉक प्रमुख, ठीक है ना, या क्षेत्र प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख दोनों बोलते हैं। और तीसरे स्थान पर जो जिला पंचायत होती है, उसे अध्यक्ष के रूप में कौन मिलता है? उसे अध्यक्ष के रूप में जिला अध्यक्ष यानी जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है, जैसे इस प्रकार से। तो ये तीनों जो है, तीनों स्तर पर राज्य की और केंद्र की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करने और उसे जनता के मध्य में लाभ पहुंचाने का काम करती हैं तीनों समितियां, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते? ये पूछ रहा है कि जो वर्णांध व्यक्ति है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे रंगों को, वर्ण माने रंग पहचानने में बड़ी ही दुविधा होती है, समस्या होती है, तो ऐसे व्यक्ति को वर्णांध बोलते हैं, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, मेडिकल वगैरह होता है फौज में और इसमें पुलिस में और रेलवे में, जो कलर विजन चेक किया जाता है, तो उसमें वो कौन कौन से रंग पहचानवाते हैं। तो इनमें जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो कौन सा कलर नहीं पहचान पाता, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं सफ़ेद और काला, लाल और पीला, लाल और हरा और नीला। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाता है? लाल और हरा। यहाँ पर डंडा लगाना रह गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है, लाल और हरा। तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होती है वो आपको बतानी है। विद्युत चालकता का मतलब जिसमें विद्युत का संवहन सबसे अधिक तीव्रता से और बिना किसी प्रतिरोध के या न्यूनतम प्रतिरोध के होता है, तो वो कौन सी धातु है ये बताना है। तो इसमें बताया है ग्रेफाइट है, हीरा है, चांदी है या लकड़ी है। इनमें से जो तत्व दिए हुए हैं, ये जो पदार्थ दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि किसमें जो विद्युत की सुचालकता होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। तो इनमें से ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, चांदी विद्युत की सुचालक होती है, जबकि हीरा और लकड़ी ये दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। अब इन्हें हम देखें तो ग्रेफाइट और चांदी ये दोनों ही हमारे विद्युत के सुचालक हैं, परंतु इन दोनों में भी सबसे अधिक सुचालक कौन है? इन दोनों के अलावा जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए भी सबसे अधिक सुचालक में कौन होगा? हमारी चांदी ही सबसे अधिक सुचालक होगी। सबसे अधिक सुचालक कौन है? हमारी चांदी, सिल्वर, ठीक है। सबसे अधिक सुचालक क्या है? चांदी। आगे चलते हैं। हमारा इस पीडीएफ का अंतिम अर्थात 10वां क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमें बताना है, वह कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 14 नवंबर को और ऑप्शन डी 15 अगस्त को। तो इसमें से हमें बताना है कि किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, बाल दिवस, ठीक है। और 15 अगस्त को तो आप सभी जानते ही हो, ठीक है ना, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। कुछ लोग इसे गणतंत्र दिवस समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है आपका जो है विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है इसका भी अगर रीजन जाने तो ये मनाया जाता है, जैसे सन 1972 की बात है। 1972 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र जो संघ था, ठीक है ना, उसने घोषणा की
कि हम दुनिया को प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग और विभिन्न प्रकार के जो ऐसे मुद्दे चल रहे हैं गंभीर, जिनसे पर्यावरण को खतरा है, पृथ्वी को खतरा है, पर्यावरण आदि को बचाने के लिए, जनसंख्या को जागरूक करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए तथा समुद्र में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से समुद्र को बचाने के लिए, समुद्री जीवों को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए, हैं, उन सभी को बचाने के लिए हमें एक तारीख निश्चित की जानी चाहिए और उस तारीख को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया हमने, प्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को, ठीक है ना। प्रथम पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में मनाया गया और आज इसके लगभग 143 से अधिक देश भागीदार हैं। कितने? 143 प्लस देश इसके भागीदार हैं इस समय पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की ये टेस्ट सीरीज, जो आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए, इसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। इन्हें देखना ना भूलिए और हमारा साथ देते रहिए, इसे देखते रहिए। और आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ देते रहेंगे इसी प्रकार के। और इन प्रश्नों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सीकर को। तो अगली क्लास तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार।